अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टार टेक आईटी सेंटर जेहलम। नज़ीर, प्रीवियस लेक्चर में हमने डाटा प्री प्रोसेसिंग की डिफरेंट फेजेस और एनालिसिस को देखा था कि नल वैल्यूज को हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, न्यूमेरिकल नल वैल्यूज को कैसे हैंडल कर सकते हैं, और कैटेगोरिकल अगर नल वैल्यूज आ रही हो तो उनको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम डिफरेंट ग्राफ्स चार्ट्स को कैसे प्लॉट कर सकते हैं पाइथन में। डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज होती हैं, न्यूमेरिकल डाटा होता है, उनके अकॉर्डिंगली डिफरेंट ग्राफ्स और प्लॉट्स होते हैं। हम डिफरेंट प्लॉट्स को देखेंगे, डिफरेंट चार्ट्स और ग्राफ्स को देखेंगे, बार चार्ट को देखेंगे, पाई चार्ट को देखेंगे इंशाल्लाह, स्कैटर एंड देन क्रॉस टेबल। ठीक है, वन बाय वन हम इन सबको देखेंगे। So, सबसे पहले हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि जब हम पैंडास की डिफरेंट लाइब्रेरीज को यूज करते हैं तो हमें सबसे पहले डाटा सेट को अपलोड करना पड़ता है। अब तक हम CSV फाइल को अपलोड करते आए हैं, आज हम एक्सेल फाइल को अपलोड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एक्सेल फाइल में अपने डाटा को देख लेते हैं कि डाटा किस तरह का है। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा ग्राफ टेबल फॉर कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। ठीक है, कैटेगोरिकल जैसे मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जाम्पल व्हीकल हमारी ये कैटेगरी है, और इसी तरह उसमें डिफरेंट उसकी जितने भी मॉडल्स हैं आप कह लें, वो सब कैटेगरीज में आ जाते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप और भी ज्यादा जनरल फॉर्म में देखना चाहें तो आपकी बस एक कैटेगरी है, कार एक कैटेगरी है। ठीक है, व्हीकल की टाइप्स हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो अब जब आपने कैटेगोरिकल डाटा को एनालिसिस करना होता है यूजली हम बार ग्राफ को यूज करते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक डाटा सेट है जो कि एक्सेल शीट में है। अब इस एक्सेल शीट को हम पाइथन में एनाकोंडा के अंदर कैसे इंपोर्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। इंपोर्ट पैंडास एज पीडी और इंपोर्ट ओएस, ये दो लाइब्रेरीज को हमने यूज किया है। एक हमने पैंडास की लाइब्रेरी को यूज किया है और एक हमने ओएस जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम से डील करने के लिए हम यूज करते हैं। जब भी हम ग्राफ्स या प्लॉट्स वगैरह यूज बनाते हैं तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम की लाइब्रेरी को भी साथ में यूज करते हैं। उसके बाद हमने डाटा सेट का एक वेरिएबल लिया। वेरिएबल मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने एक डाटा सेट के नाम से एक वेरिएबल लिया और उसके अंदर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम एक्सेल शीट को रीड करवा रहे हैं। उसके लिए हम पैंडास की फंक्शन यूज करेंगे, रीड एक्सेल, और ये हमारा पाथ है। ठीक है, जो कि हम उस एक्सेल शीट का देते हैं। अच्छा, अभी जो एक्सेल शीट है अगर तो गिटहब में है मौजूद है तो आप वहां से डायरेक्ट उसका रॉ पे क्लिक करेंगे और उसका पूरा पाथ जो है वो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। अगर वो आपके कंप्यूटर में मौजूद है तो आप क्या करेंगे, यहाँ फोल्डर्स में जाके अपलोड की ऑप्शन आ रही है, यहाँ से आप डायरेक्टली पाथ देख के अपलोड करवा लेंगे अगर आपके कंप्यूटर में मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ से हमने डायरेक्टली उसका पाथ दे दिया और ये हमारे पास डाटा, जब हमने उसको प्रिंट करवाया, ठीक है, तो ये हमारे पास डाटा की ग्राफिक फॉर्म आ गई। ठीक है, उसके बाद हम सबसे पहले बार चार्ट को, बार चार्ट मैंने आपको बताया कि हम कब यूज करते हैं, जब हम डिफरेंट कैटेगरीज को उनका एनालिसिस करना चाहें तो तब हम बार चार्ट को यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम बार चार्ट के लिए, बार चार्ट से रिलेटेड जो हमारी एक्सेल शीट थी हमने उसको इंपोर्ट करवा लेते हैं। ठीक है, तो सेम ये वही है जो हमने ऊपर अभी आपने लाइन ऑफ कोड देखा। ठीक है, हमने अपनी एक्सेल फाइल को अपलोड करवा लिया पाइथन में। उसके बाद हमने ग्राफ से रिलेटेड दो तीन चीजें हैं जो आपको बतानी पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक्सेल शीट में जाते हैं, एक्सेल शीट में जाएं तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे डिफरेंट शीट्स हैं। एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है, उसकी शीट है। उसके बाद बार चार्ट की एक शीट है, पाई चार्ट की एक शीट है, उसकी तरह पेरेटो डायग्राम की एक शीट है। जब आपके पास मल्टीपल शीट्स हों एक ही फाइल के अंदर तो सबसे पहले आपको शीट का बताना है कि आप कौन सी शीट को इंपोर्ट या किस शीट को आप जो है वो यूज करना चाह रहे हैं, या किस शीट पर वो डाटा मौजूद है जिसका आप एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हमें बार चार्ट चाहिए इस वक्त, तो हम इस शीट का नाम देंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम एक फीचर यूज करेंगे, एक फंक्शन यूज करेंगे, शीट। ठीक है, शीट टाइप। उसके बाद आपने बताना है कि आपको कॉलम जो आप डाटा एक्सट्रैक्ट करवा रहे हैं, इंपोर्ट करवा रहे हैं, उसका कॉलम नंबर क्या है। तो यहां पर अभी आप देखें ये ए है, ए पर आपकी कोई वैल्यू नहीं है, तो वैल्यूज हमारी कहां है, बी पर और सी पर। ठीक है, तो वो हमें एक सेकंड फंक्शन यूज करना है, इंक्लूड कॉलम्स का। ठीक है, या यूज कॉलम्स का। ठीक है, कॉलम्स हमने बता दिए, हमें बी पर का कॉलम चाहिए, सी का कॉलम चाहिए। इसी तरह आपने रोज का भी बताना है। ठीक है, कि इस एक्सेल शीट में रोज किन रोज पर मौजूद है, डाटा आपका किन रोज पर मौजूद है। तो अभी 1 हमें नहीं चाहिए है, 2 हमें नहीं चाहिए है, 3 हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसका इंडेक्स देखें तो इसका इंडेक्स क्या होगा, 0 1 2। ठीक है, ये तीनों रोज हमें नहीं चाहिए। हमें कौन सी रो चाहिए, हमें फोर्थ चाहिए, फोर्थ से ऑनवर्ड फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ और एट्थ होने चाहिए। ठीक है, ये डाटा हमें चाहिए। तो इस पूरे डाटा को, इसको, इस एरिया को इंपोर्ट करवाने के लिए हम डिफरेंट फंक्शंस यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप शीट नेम बताएंगे कि शीट नेम क्या है। बहुत नीचे आ गए, अच्छा जी। अच्छा जी, शीट नेम क्या था हमारा, यहाँ पे पाई चार्ट है, हमने पहले पाई चार्ट को इंपोर्ट करवा लिया। ठीक है जी, शीट नेम हम अपने पहले शीट नेम स्पेसिफाई करेंगे सिंगल कोट्स के अंदर। उसके बाद यूज कॉलम्स, कि कॉलम्स कौन से यूज करें। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया था कि हम कॉलम नंबर बी और सी, जब आपने रेंज बतानी है तो आपने कॉलम को यूज करना है और सिंगल कोट्स के अंदर हम वैल्यू डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो कॉलम्स कौन से यूज करें, बी कॉलम को और सी कॉलम्स को। जबकि रोज को स्किप करना है, कौन सी रोज को स्किप करना है, 0 1 2। ठीक है, 0 1 2 रोज को स्किप करना है। कॉलम्स कौन से यूज करने हैं, बी और सी।
कॉलम्स यूज करने हैं बी और सी, और रोज को कौन सी को स्किप करना है, 0 1 2, जिन पर कोई डाटा मौजूद नहीं है, जब से उसके बाद जो है हमारा डाटा अवेलेबल है, ठीक है, उसको हमने इंपोर्ट करवा लेना है। अच्छा जी, जब हमने इसको इंपोर्ट करवाया और हमने डाटा सेट को प्रिंट करवाया तो क्या हुआ, हमारे पास ये डाटा सेट आ गया। ठीक है जी, अब ये देखिए यहाँ पे ऑडी है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 124 है, बीएमडब्ल्यू है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 98 है, मर्सिडीज है 113 है, टोटल जो है वो 335 व्हीकल्स यहाँ कार्स अवेलेबल है। ठीक है, अब ये क्या है, दिस इज इंडेक्स 0 1 2 3। आपको पता होगा कि डाटा फ्रेम में जब आपका सिंगल कॉलम होता है वो सीरीज होता है, ठीक है, जो कॉलम्स होते हैं आपके, सिंगल कॉलम आपका सीरीज कहलाता है, जबकि जो रोज होती हैं उनको हम इंडेक्स बोलते हैं, और इन दोनों चीजों को, रोज एंड कॉलम्स को मिला के हम इसको डाटा फ्रेम कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक डाटा फ्रेम आ चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम सिंपल इस पर फंक्शन यूज करेंगे, डाटा सेट जो कि जिसके अंदर हमारा डाटा मौजूद है, वेरिएबल नेम है डॉट प्लॉट डॉट बार। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम प्लॉट बनाना चाह रहे हैं, ड्रॉ करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब किस तरह का प्लॉट हम बनाना चाह रहे हैं, हम उसका नाम बता देंगे बार प्लॉट। ठीक है, तो हम बार का एक प्लॉट जो है वो बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, जब हमने ये अपनी क्यूरी पास की, कोड को रन किया, तो अब आप ये देख रहे हैं ये हमारा बार चार्ट बन गया है। ठीक है, बार प्लॉट हमारा बन गया है। अच्छा, लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे डिफरेंट तरह के थोड़े से इश्यूज देखने में आ रहे हैं। नंबर 1 0 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर ये क्या आ रहा है, हमें यहाँ पर बेसिकली चाहिए था कि मर्सिडीज कितनी है या हमारे पास बीएमडब्ल्यू कार्स कितनी है। 0 1 2 3 से, क्योंकि ये इंडेक्स नेम आ रहा है, तो इंडेक्स जो है वो इतना वैल्यूएबल नहीं है, हमें इन्फॉर्मेशन का अंदाजा नहीं हो पाएगा कि बीएमडब्ल्यू कितनी है या मर्सिडीज कितनी है। ठीक है, तो ये सब कुछ करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो ये इंडेक्स वैल्यू है इसको खत्म करना होगा, और इसकी जगह पर हमें क्या करना होगा, हमें उन कार्स के नेम्स यहाँ पर देने होंगे। नंबर 1 थिंग। नंबर 2 थिंग इज दैट कि जब भी आप ये देखें ये 0 1 2 3, तो ये वर्टिकल फॉर्म में आ रहा है, जबकि हमें डाटा किस तरह चाहिए, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में चाहिए। ठीक है, ताकि 0 दूसरी तरह लिखा हुआ आए, 1 2 3 हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आए, ताकि वो मोर अंडरस्टैंडेबल हो जाए। ठीक है, तो राइट नाउ देयर आर 2 इश्यूज। ठीक है, इस ग्राफ में, तो इस ग्राफ को हम इन दोनों इश्यूज को पहले रिजॉल्व करते हैं ताकि ये फाइनल हमारा ग्राफ बन सके। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पर 4 कॉलम्स हैं, 0 1 2 3 एंड 4। अब ये एक इसमें डाटा है मर्सिडीज का, अभी हम देख लेते हैं। 0 पर किसका है, ऑडी का है, 1 पर किसका है, बीएमडब्ल्यू का है, 2 पर मर्सिडीज का है, थर्ड टोटल है। बेसिकली ये कोई कार नहीं है, ये इन तीनों का टोटल है। तो क्या हमें टोटल चाहिए, हमें तो तीनों कार्स का, तीनों का एनालिसिस करना है कि तीनों कार्स की कितनी कितनी फ्रीक्वेंसी है, हमें उनका एनालिसिस करना है, हमें टोटल का एनालिसिस नहीं करना है। फिलहाल हमें टोटल नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम इस जो 3 नंबर की रो है, जो इंडेक्स है, उसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमें अगर आप देखें बार ग्राफ में भी देखें तो इनके बार्स देखिए बहुत नियरली एक दूसरे से क्लोज हैं, जबकि जब टोटल आप देखते हैं तो वो बार जो है वो एकदम से बहुत आपका हाइट पे चला गया, जिसकी वजह से आप सही एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें टोटल नहीं चाहिए है, हम टोटल को रिमूव कर देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब आपने एक कॉलम, एक रो को, एक इंडेक्स को रिमूव करना हो, तो हम क्या कहेंगे, डाटा सेट डॉट ड्रॉप। डाटा सेट के अंदर से ड्रॉप कर दो, खत्म कर दो, क्या चीज ड्रॉप कर दो, 3, जो 3 इंडेक्स पर, ठीक है, जो थर्ड रो है, थर्ड जो है उसको इंडेक्स कर दो। अच्छा, जब अगर मैं 3 कहती हूँ, अब 3 कॉलम में भी है, 3 रो में भी है, तो हमें उसको एक्सिस बताना होंगे। एक्सिस, एक्सिस 0 क्या है, रो, एक्सिस 1 क्या है, आपके कॉलम्स। ठीक है, हमेशा जब हम डाटा फ्रेम्स के साथ काम करते हैं, मैं बारहा ये बात आपको बता चुकी हूँ कि एक्सिस 0 पर आपकी रोज होती हैं, एक्सिस 1 पर आपके कॉलम्स होते हैं। ठीक है, अब जब हम बार प्लॉट को बता रहे हैं, हम मैटप्लॉटलिब को बताएंगे, लाइब्रेरी को बताएंगे, तो हम उसको ये बताएंगे कि डाटा सेट में से ड्रॉप कर दो थर्ड को, साथ हम एक्सिस बताएंगे कि थर्ड रो को डिलीट करना है या थर्ड कॉलम को डिलीट करना है। ठीक है, तो यहां पर हम इसको बताएंगे कि थर्ड रो को, एक्सिस इज इक्वल टू 0, इट मींस कि रो में जो थर्ड रो है उसको डिलीट कर दो। इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू का क्या मतलब था कि सारी चेंजेस इसी डाटा सेट में चेंज करके हमें रिटर्न कर दो। ठीक है, हमने थर्ड को करवा दिया, और उसके बाद हमने दोबारा से प्लॉट का बार का प्लॉट बनाया। तो अब ये देखें, अब ये हमें हमारा जो थर्ड था वो खत्म हो गई है, हमारा जो थर्ड रो थी। ठीक है, और हमारे पास मर्सिडीज, ऑडी और बीएमडब्ल्यू का डाटा आ गया। ठीक है, हम तीनों का एनालिसिस हमारे पास, अब हम बड़े आराम से कर सकते हैं। लेकिन स्टिल अभी यहाँ पे एक इशू है कि यहाँ पर हमें उनके नेम चाहिए, क्योंकि 0 1 2 से हमें अंदाजा नहीं हो पा रहा। ठीक है, कोई भी आउटसाइडर अगर फर्स्ट टाइम पे देखेगा तो उसको अंदाजा नहीं होगा कि अब 0 क्या चीज है, 1 क्या है, 2 है। हमें तो पता है कि ये दिस इज द इंडेक्स वैल्यूज। ठीक है, लेकिन इस इंडेक्स पर ओरिजिनल वैल्यू क्या है वो हमें अंदाजा नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके लेबल्स को चेंज करेंगे। हम यहाँ पे लेबल जो इंडेक्स है, इंडेक्स के जो लेबल आ रहे हैं उसके बजाय हम वैल्यूज, ओरिजिनल वैल्यूज को यहाँ प्लेस करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अच्छा, बार प्लॉट को, बार ग्राफ को प्लॉट कराने के 2 मेथड्स होते हैं। एक तो आप मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरी को यूज कर लें। ठीक है, सेकंड वे ये है कि आप पांडास से डायरेक्टली पांडास की लाइब्रेरीज को यूज कर लें। ठीक है, तो दोनों तरीकों से आपका बार चार्ट बन जाएगा। ठीक है, लेकिन जब आप मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरी को यूज करते हैं तो उससे आपको कंट्रोल ज्यादा मिल जाता है। अब जिस तरह से हमें ये नेम्स को, इनको चेंज करना है, तो वो हम मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरी को अगर यूज करेंगे तो वो हम ज्यादा बेहतर तौर पर कर सकेंगे, हमें कंट्रोल ज्यादा मिल जाएगा। राइट, हम ज्यादा चेंजेस कर सकेंगे, अपने ग्राफ को, अपने चार्ट को ज्यादा से ज्यादा कस्टमाइज कर सकेंगे। ठीक है, तो हम ये सेकंड मेथड के थ्रू करते हैं। फ्रॉम मैटप्लॉटलिब, ये लाइब्रेरी है, उसमें से हमने, लाइब्रेरी में से हम उसका मॉड्यूल जो है वो इंपोर्ट करवा रहे हैं, पाईप्लॉट। ठीक है, और उसका हम
एलियस ले रहे हैं एज प्लॉट, ठीक है, मतलब उसको शॉर्ट फॉर्म में हम पाए प्लॉट को, मैटप्लॉटलिब को हम क्या बोलेंगे, हम प्लॉट बोलेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे ही है जैसे आप सपोज एक कबर्ड है और कबर्ड का एक ड्रॉर है, ठीक है, इसी तरह मैटप्लॉटलिब क्या है, आपकी एक कबर्ड है और उसके अंदर आपका एक ड्रॉर है पाई प्लॉट, जो कि प्लॉट से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होता है उनको हैंडल करता है, ठीक है। तो हमने कहा प्लॉट डॉट बार, प्लॉट क्या है, आपके मैटप्लॉटलिब का एलियस है, ठीक है, प्लॉट डॉट बार, ठीक है, यानी मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरी को यूज करते हुए अब ये बार ग्राफ बनाएं। अब बार ग्राफ जब हमने बनाना है तो हमें एक्स एक्सिस भी बताने होंगे, हमें वाई एक्सिस भी बताने होंगे, ठीक है, यानी हमें बताना होगा कि एक्स एक्सिस पर वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कौन सी वैल्यूज आए और वर्टिकली कौन सी वैल्यूज आए, ठीक है। तो हमने कहा कि एक्स एक्सिस पर क्या आए, डाटा सेट पर जो अननेम्ड वन है। अभी डाटा सेट में अगर हम जाएं, ठीक है, तो यहां पर आप देखें, यहां पे इस कॉलम का नाम तो फ्रीक्वेंसी है, इस कॉलम का नाम फ्रीक्वेंसी है, जबकि इस कॉलम का कोई नाम नहीं। अब जब कॉलम का नाम नहीं होता है तो हम उसको अननेम्ड कहते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि एक्स एक्सिस पर क्या आए, डाटा सेट का कॉलम अननेम्ड और वन, वन क्या था, हमारा कॉलम का इंडेक्स था। इसी तरह फिर हम बताएंगे कि हाइट पर क्या आए, तो हाइट में डाटा सेट का फ्रीक्वेंसी का टेबल आ जाए, ठीक है। हमने एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस, या हम इसको हाइट कह लें या वाई कह लें, डजेंट मैटर, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। एक्स एक्सिस पर आपका अननेम्ड वन आ जाए, वाई एक्सिस पर आपका फ्रीक्वेंसी का टेबल आ जाए। अभी नीचे मैंने इसको वाई एक्सिस के थ्रू भी करके देखा है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। तो जब हमने ये प्लॉट ड्रॉ किया तो अब इसमें उसने डायरेक्टली ऑडी, बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज तीनों के लेबल्स दे दिए, ठीक है। अब यहाँ पर 012 इंडेक्स नहीं आ रहा है, डायरेक्टली यहाँ पर आपको उनके नेम्स शो हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये भी इशू होता है कि समटाइम्स ये वर्टिकली आ जाते हैं, जबकि हमें तो हॉरिजॉन्टल चाहिए, बाय डिफॉल्ट जो है ये हॉरिजॉन्टल ही आ रहे होते हैं, लेकिन अगर इन केस ये वर्टिकल आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे, ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, अगेन वही वाली लाइन ऑफ कोड को आप एक्सिक्यूट करेंगे। डाटा सेट डॉट प्लॉट बार, एक्स एक्सिस पर आपका अननेम्ड वन है, ठीक है, और वाई एक्सिस पर हमने फ्रीक्वेंसी दे ली। अब आप रोटेट, आर ओ टी, इट स्टैंड्स फॉर रोटेशन, ठीक है, कि क्या आपको इनके लेबल्स को रोटेट करना है या नहीं करना है। तो रूट इज इक्वल टू जीरो मीन्स रोटेशन इज इक्वल टू जीरो, मीन्स के रोटेशन ना हो, ये हॉरिजॉन्टल ही रहे, ये वर्टिकल ना हो, ठीक है। जीरो मीन्स आपकी रोटेशन जो है वो हॉरिजॉन्टल रहे, और एक्स लेबल इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। इसका क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर हमने पहले प्लॉट बना लिया है, ठीक है, अब उसके अंदर क्या था, 012 था, ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमने यहाँ पर जब प्लॉट ड्रा किया था तो उसकी वैल्यूज क्या है, 012। तो जब हम ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेंगे तो उससे पहले हम इस जगह को क्लीन कर लेंगे, ठीक है, इसको एम्प्टी स्पेसेस से, एम्प्टी स्ट्रिंग से कर देंगे, ताकि जब हम न्यू जो डाटा सेट है उसको, उसकी वैल्यूज को इंपोर्ट करें तो वो वाली वैल्यूज आए, पिछली वैल्यूज खत्म हो जाए, ठीक है, इसलिए हम इसको एक्स लेबल इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग करेंगे, ठीक है। दिस लाइन ऑफ कोड करने के बाद आपका जो डाटा सेट है वो मजीद जो है वो अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा, और बाकायदा से आपके लेबल्स आ जाएंगे यहाँ पर। अब आपको क्लियरली यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि ऑडी जो है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, बीएमडब्ल्यू की फ्रीक्वेंसी क्या है, और मर्सिडीज की फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। दैट वाज द फर्स्ट मेथड हमने जो डिस्कस किया। मैंने आपको बताया कि हम यूज कर सकते हैं मैटप्लॉटलिब को यूज कर सकते हैं, या हम पांडास की लाइब्रेरीज को भी यूज कर सकते हैं बार प्लॉट को बनाने के लिए। इसके अलावा अगर आपको मजीद आप चाह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वैल्यूज का अंदाजा नहीं हो पा रहा, ठीक है, मैं चाह रही हूँ कि जितनी फ्रिक्वेंसी है वो यहाँ बार के सेंटर में मुझे नजर आ जाए, ठीक है, बार के सेंटर पे वैल्यू लिखी हो कि बीएमडब्ल्यू की फ्रीक्वेंसी कितनी है, मर्सिडीज की फ्रीक्वेंसी कितनी है, ठीक है, यहाँ पर मुझे इस तरह से जज करना पड़ रहा है, ओके, यहाँ पे इतनी होगी, निस्बतन इतनी होगी, ठीक है, तो वो आप, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, आप ये देख सकते हैं ये वाली चीज, ठीक है, मैं चाह रही हूँ कि डायरेक्टली बार के अंदर हमारा लेबल आ जाए, ठीक है, 124 ऑडी की फ्रीक्वेंसी है, बीएमडब्ल्यू की 98 है, मर्सिडीज की 113 है, इस तरह से सेंटर में, बार के सेंटर में लिखा हुआ आ जाए। फिग, फिग स्टैंड्स फॉर फिगर, ठीक है, फिग बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है फिगर का। इसी तरह एएक्स, एक्सिस, एक्सिस स्टैंड्स फॉर एक्सिस, ठीक है, इस तरह से हमने दो ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, एक फिग का और एक एक्स का, एक्सिस का, ठीक है। दूसरा एक्सिस है हमारा, एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस कौन से होते हैं आपके, ये वाले, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, एंड दिस इज ऑल एरिया इज फॉर फिगर, ठीक है, जो फिगर आप बार चार्ट बना रहे हैं, पाई चार्ट बना रहे हैं, दिस इज फॉर फिगर। हमने कहा अब हम बनाने जा रहे हैं सब प्लॉट्स। सब प्लॉट्स क्या होते हैं, छोटे प्लॉट्स। एक बड़ी फिगर के अंदर आप छोटे छोटे प्लॉट्स अगर बनाना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल एक ही के अंदर आप पाई चार्ट भी बना रहे हैं, बार ग्राफ भी बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, आप सब प्लॉट की लाइब्रेरी यूज करेंगे, एक्सक्यूज यूज करेंगे, हम सब प्लॉट का फंक्शन यूज करेंगे। अगेन एलियस हमने यूज किया प्लॉट, जो कि मैटप्लॉटलिब का था, ठीक है, एलियस हमने यूज किया प्लॉट डॉट सब प्लॉट, ठीक है, यानी हम मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का एक फंक्शन यूज कर रहे हैं सब प्लॉट, जिसके जरिए से हम क्या कर सकते हैं, हम एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी को ऐड ऑन कर सकते हैं अपने प्लॉट्स के अंदर, प्लस हम मल्टीपल प्लॉट्स एक ही जगह पर बना सकते हैं, ठीक है। अगेन अब हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल हमने पी के नाम से डिक्लेयर किया और इसके अंदर हमने पूरे डाटा सेट को इंपोर्ट करवा लिया जैसे हम पहले करवा रहे थे, ठीक है। हम उसको कह रहे हैं कि एक्सिस जो कि ऑब्जेक्ट है ए एक्स
हमने लिया जो कि एक्सिस का ऑब्जेक्ट है। हमने कहा एक्सिस डॉट बार, यानी बार बनाओ, एक्सिस के ऊपर बार ग्राफ बना दो। अब उसके अंदर क्या हो, डाटा सेट के एक्स एक्सिस पर आपका अननेम्ड 1 का कॉलम हो, जबकि हाइट पर आपका फ्रीक्वेंसी का कॉलम हो। ठीक है, और फिर हमने कहा कि एक्स डॉट बार लेबल, जो बार के ऊपर लेबल आए, जिस तरह ये आपने देखा होगा लेबल आ रहा है, ठीक है, बार के ऊपर जो लेबल आए, ठीक है, इसकी बात हो रही है। एक्सिस डॉट बार लेबल, ठीक है, बार पर लेबल कहां से आए, पी से। अब पी के अंदर क्या है, आपका डाटा सेट पड़ा हुआ है। पी के अंदर क्या है, आपका डाटा सेट है, जिसमें आपने उसको रोज पे क्या रखना है और कॉलम्स पे क्या रखना है वो बताया हुआ है। पी आ जाए और लेबल टाइप क्या होनी चाहिए, सेंटर होनी चाहिए। ठीक है, हमने कहा कि लेबल टाइप सेंटर कर दो। ठीक है, और उसके बाद प्लॉट डॉट शो, हमने प्लॉट को शो करवा लिया। ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि आपकी जितनी वैल्यू थी, ठीक है, वो आपके बार के ऊपर डायरेक्टली प्लेस हो गई है। ठीक है, अब आपको ये मजीद जो है वो अंडरस्टैंडेबल हो गया होगा कि आपका जो बार ग्राफ है उसमें आपके नेम्स भी नजर आ रहे हैं और उनकी वैल्यूज भी, उनकी फ्रीक्वेंसी भी आपको शो हो रही है। आपको एक्स एक्सिस भी शो हो रहे हैं, आपको वाई एक्सिस भी शो हो रहे हैं, और इनके लेबल्स भी शो हो रहे हैं कि ऑडी की कितनी फ्रीक्वेंसी है, और ये मोर मजीद आपके लिए इजी टू रीड हो गया है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द बार चार्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है, बेसिकली पाई चार्ट हम यूज करते हैं, बेसिकली पाई चार्ट आपका सर्कुलर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, जो कि ये शो करती है कि हाउ डिफरेंट कैटेगरीज कंट्रीब्यूट टू अ होल। ठीक है, एक होल के अंदर आपकी डिफरेंट कैटेगरीज जो है उनका कितना कितना पार्ट है। ठीक है, जब भी आपके पास प्रोपोर्शनल डाटा हो तो हम पाई ग्राफ यूज करते हैं। ठीक है, या हम कब यूज करते हैं, जब हम कंपेयर करना चाह रहे हो। ठीक है, तब हम पाई चार्ट यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह हम ये देखना चाहते हो कि किस तरह से डिफरेंट जो चीजें हैं वो मिलकर एक होल बनाती हैं, एक पूरा जो है वो डाटा सेट को बनाती हैं, तो वो हम देखना चाह रहे हो तो हम पाई चार्ट को यूज करते हैं। ठीक है, उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम पाई चार्ट देख लेते हैं एक्सेल शीट पर, पाई चार्ट का डाटा देख लेते हैं। दिस इज द पाई चार्ट ऑन द एक्सेल शीट। ठीक है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑडी बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज जो डाटा हमारे पिछले बार चार्ट में था उसी में सेम वही है, पाई चार्ट में भी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, लेकिन यहाँ पर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। ठीक है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बेसिकली आपकी शो करती है कि कितना पोर्शन है, प्रोपोर्शनल डाटा को शो करती है। जब प्रोपोर्शनल डाटा की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात आती है तब हम पाई चार्ट को यूज करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन के मर्सिडीज आपका 34% है, इसी तरह ऑडी आपकी 37% है, और बीएमडब्ल्यू आपकी 29% है। जब भी आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को डील करना है तो आप पाई चार्ट के लिए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पाई चार्ट को हमने डाटा सेट को इंपोर्ट कर लेना है, डाटा सेट, और फिर उसका हमने प्लॉट बना लेना है। डाटा सेट जिसके अंदर हमारा डाटा ऑलरेडी मौजूद था, डाटा सेट डॉट प्लॉट डॉट पाई, पाई का फंक्शन हमने यूज कर लिया। और अब हम क्या चाह रहे हैं कि पाई के अंदर कौन सा कॉलम आ जाए, हम कहेंगे y इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, कि मुझे फ्रीक्वेंसी के कॉलम का पाई चार्ट बनाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अगेन अब ये फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे इंडेक्सेस आ रहे हैं, 0 इंडेक्स आ रहा है, 1 इंडेक्स आ रहा है, 2 इंडेक्स आ रहा है। अब हमें अंदाजा नहीं हो रहा कि कौन सा मर्सिडीज है, कौन सा, इवन कि लेजेंड भी बना हुआ है, लेकिन लेजेंड होने के बावजूद हमें अंदाजा नहीं हो रहा कि फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, ऑडी की ज्यादा है, बीएमडब्ल्यू की ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम पहले अगेन इनके नेम्स चेंज करेंगे। अब जब हमने डाटा सेट देखा तो डाटा सेट में क्या है, आपकी ये वैल्यूज है। ठीक है, ऑडी है, बीएमडब्ल्यू है, मर्सिडीज है, साथ उनकी फ्रीक्वेंसीज हैं, और ये आपका इंडेक्स है 0 1 2। हम ये चाह रहे हैं, क्योंकि हमने एक ही टेबल यूज करना है फ्रीक्वेंसी का, हमें ये अननेम्ड टेबल नहीं चाहिए, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जो इंडेक्सेस आ गए हैं 0 1 2, इनकी जगह पे 0 की जगह पे ऑडी लिखा हुआ आ जाए, 1 की जगह पे बीएमडब्ल्यू लिखा हुआ आ जाए, और 2 की जगह पे मर्सिडीज, ताकि हमारा ये जो पाई चार्ट है ये मोर इजी टू अंडरस्टैंड हो। ठीक है, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम पहले इसकी टाइप चेक कर लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो आपके सिंगल कॉलम होते हैं वो सीरीज होती हैं, जो सिंगल कॉलम होते हैं, जिस तरह ये एक सीरीज है, ये एक सीरीज है। ठीक है, जबकि ये आपका इंडेक्स है, रोज को हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स, और रोज एंड कॉलम्स को मिलाकर क्या बनता है, आपका डाटा फ्रेम बनता है। ठीक है, तो हमने अननेम्ड की, इसकी हमने डाटा टाइप चेक कर ली है, तो ये है सीरीज। ठीक है, यहाँ पे हमने टाइप चेक कर ली है डाटा सेट के कौन से कॉलम की, अननेम्ड 1 की, तो उसकी टाइप क्या है, ये एक सीरीज टाइप का डाटा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने एक वेरिएबल ले लिया ए। ठीक है, अब उस वेरिएबल को हम क्या कह रहे हैं कि डाटा सेट अननेम्ड की जितनी भी वैल्यूज हैं वो ए के अंदर आ जाएं। ठीक है, अब वो सारी वेरिएबल ए के अंदर आ गई हैं। अब वो वैल्यूज कौन सी थी, आपकी ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज। ठीक है, ये वैल्यूज आपकी ए वेरिएबल के अंदर आ गई। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने फंक्शन यूज किया, हमने एट्रीब्यूट यूज किया डाटा फ्रेम का, डाटा सेट जिसके अंदर आपका डाटा मौजूद है, डॉट इंडेक्स, यानी डाटा सेट का जो इंडेक्स है उसके अंदर क्या आ जाए, ए की वैल्यूज आ जाए। ए के अंदर आपकी क्या वैल्यूज है, नेम्स। ठीक है, इंडेक्स के अंदर आपकी क्या वैल्यूज हैं, ये इंडेक्स है आपका 0 1 2। ठीक है, यानी 0 1 2 को रिप्लेस कर दे इन वैल्यूज के साथ, जो कि हमने किसमें सेव करवाई हैं, ए के अंदर।
ठीक है। और जब हमने ये किया तो हमारे पास डाटा सेट कुछ इस तरह से आ गया। ठीक है, यानी हमारी जो इंडेक्सेस थे वो रिप्लेस हो गए वैल्यूज के साथ, जो कि अननेम्ड वन की वैल्यूज थी, उनके साथ रिप्लेस हो गए। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, अननेम्ड वन के इस कॉलम की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो सिर्फ एक ही कॉलम चाहिए एंड दैट इज फ्रीक्वेंसी। हमें इस टेबल की जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉप करवा देंगे। डाटा सेट डॉट ड्रॉप। अब आप ड्रॉप किसको करवाना चाह रहे हैं, अननेम्ड वन को। किस एक्सिस पर है अननेम्ड वन, एक्सिस 0 पर या एक्सिस 1 पर? ऑब्वियसली इट्स अ कॉलम, तो ये एक्सिस 1 होगा। रो होता तो ये एक्सिस 0 होता, और इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू कर दें। ठीक है, और ये अब हमारे पास डाटा सेट आ गया। ठीक है, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, और ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई। लेकिन स्टिल हमें ये नेम की, इंडेक्स नेम की जरूरत नहीं है, अननेम्ड वन। इसको भी हम ड्रॉप करवा देंगे। डाटा सेट डॉट इंडेक्स डॉट नेम इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, यानी इसको खत्म कर दो, इसके नेम को खत्म कर दो। हमने उसका नेम को खत्म करवा दिया। और अब जब हमने इस डाटा सेट को लेकर प्लॉट करवाया, डाटा सेट डॉट प्लॉट डॉट पाई, हमने कहा वाई एक्सिस पे क्या हो, फ्रीक्वेंसी हो। ठीक है, और वाई लेबल क्या हो, एम्प्टी कर दे, ताकि पहले जो 0 1 2 लिखे हुए थे उसको खत्म कर दे और नए वाले ले। अब यहां पर हमें लेजेंड इज इक्वल टू हमने फॉल्स कर दिया कि हमें अब लेजेंड की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट इनके नेम्स आ गए हैं। ठीक है, अब हमें लेजेंड की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आपको बड़े आराम से अंदाजा हो रहा होगा कि ऑडी की कितनी प्रोपोर्शन है, मर्सिडीज जो है वो कितना पार्ट है होल का, इसी तरह बीएमडब्ल्यू जो है वो कितना पार्ट है होल का। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट पाई चार्ट। ठीक है, उसके बाद आ जाए हिस्टोग्राम पे। हिस्टोग्राम हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस डाटा हो। ठीक है, पाई चार्ट और बार चार्ट हम कब यूज कर रहे थे, जब हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज हो, उन कैटेगरीज में फ्रीक्वेंसीज को हमने इवेलुएट करना हो, ऑब्जर्व करना हो, एनालिसिस करना हो, तो हम बार चार्ट और पाई चार्ट यूज करते हैं। हिस्टोग्राम हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास एक डाटा फ्रीक्वेंसी में हो, एक सॉरी जब हमारे पास डाटा एक कॉन्टिन्यूस डाटा हो। ठीक है, तब हम क्या यूज करते हैं, हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम को क्या किया हमने, हिस्टोग्राम भी एक्सेल शीट में मौजूद है। हम पहले एक्सेल शीट देख लेते हैं कि हिस्टोग्राम की एक्सेल शीट कैसी है। दिस इज द हिस्टोग्राम। ठीक है, हिस्टोग्राम बेसिकली क्या करता है, आपकी एक रेंजेस को, जितनी आपकी रेंजेस होती है उनको डिस्ट्रीब्यूट करके इक्वल साइजेस में शो करता है। ठीक है, अगेन इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, दैट ऑर्गेनाइजेस अ ग्रुप ऑफ डाटा पॉइंट्स, जितने भी डाटा होता है उसको ग्रुप कर देता है। ठीक है, स्पेसिफिक रेंजेस में। ठीक है, अब हम रेंज हमें कितनी चाहिए, हमें 5 की रेंज चाहिए, यानी हम चाहते हैं कि डाटा जो है हमारा 5 इक्वल जो है वो चंक्स में डिवाइड हो जाए, या हमें 100 चाहिए, हम चाहिए 100 चंक्स में डिवाइड हो जाए। ठीक है, इट्स अप टू अस। ठीक है, कि आप चाहते हैं, आप जिस तरह चाहते हैं आप उस तरह से डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन करके उसको शो करवा लें। ठीक है, तो बेसिकली हम इसको यूज कब करते हैं हिस्टोग्राम डाटा को, जब हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस डाटा हो। ठीक है, हम डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करना चाह रहे हूँ, या कोई पैटर्न और आउटलायर्स को हम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हूँ। ठीक है, तब हम हिस्टोग्राम को यूज करते हैं। अच्छा जी, अब ये हमारे पास डाटा सेट है। डाटा सेट का हमें कॉलम कौन सा चाहिए, हमें बी कॉलम चाहिए। ठीक है, इसी तरह हमें 0 1 और 0 1 को बस स्किप करवाना है। ठीक है जी, अब हम जल्दी से हिस्टोग्राम को बनवा लेते हैं। अगेन हमने रीड एक्सेल का फंक्शन यूज किया, और उसके अंदर हमने कहा यूज कॉलम करे बी का, और स्किप रोज करते 0 और 1 को, और ये हमारे पास डाटा सेट हमारा आ चुका है। ठीक है, उसके बाद हमने उसको कहा कि प्लॉट कर दे हिस्ट, यानी हिस्टोग्राम जो है उसका जो है वो प्लॉट बना दे। तो ये हमारे पास हिस्टोग्राम का प्लॉट आ गया है। ठीक है, लेकिन इससे अब हमें सही अंदाजा नहीं हो पा रहा। ठीक है, अगर हम इस रेंज को बढ़ा दें, हम इसकी रेंज 100 कर दें। ठीक है, अभी ये कितने ग्रुप्स हैं, 1 है, 2 है, क्योंकि बीच में गैप नहीं है, अंदाजा नहीं हो पा रहा। मे बी दैट वुड बी सेकंड एंड थर्ड, एंड दिस इज फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, और अंदाजा नहीं हो पा रहा। ठीक है, अगर हम इसका ग्रुप्स का साइजेस बढ़ा दें, इनको ग्रुप्स को जो चंक्स होते हैं, बेसिकली जब आपकी वैल्यूज टुगेदर होती हैं एक ग्रुप बनता है, और इक्वली साइज्ड का, इक्वली रेंज का ग्रुप बनता है, तो उसको हम बिन्स कहते हैं। ठीक है, अब ये हमने कहा कि जो भी हमारे पास डाटा फ्रेम है, जो डाटा सेट है, ठीक है, उसका दोबारा से हिस्टोग्राम बना दो, लेकिन अब हमारे पास बिन्स होनी चाहिए 100। पहले हमने बिन्स डिफाइन ही नहीं की, अब हमने सपोज डिफाइन कर दिया कि 100 बिन्स हो। लेकिन अब क्या हुआ, 100 बिन्स बनाने के बाद, ठीक है, यानी उसने डाटा को 100 स्मॉल चंक्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, 100 ग्रुप्स बना दिए। ठीक है, तो अभी भी हमें डाटा जो है वो सही तरह से क्लियरली अंदाजा नहीं हो पा रहा फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, अब अगर हम कम कर दें, हमने अब बिन का साइज कर दिया है 5। ठीक है, तो अब हमें फ्रीक्वेंसी का सही तरह से अंदाजा हो पाएगा कि दिस इज द फ्रीक्वेंसी लेवल। ठीक है, कि आपका डाटा किस तरफ जा रहा है। ठीक है, अब आपको फ्रीक्वेंसी का बेहतर अंदाजा हो सकेगा। और अगर अब हम सेकंड मेथड यूज करें मैटप्लॉटलिब के थ्रू, ये हमने पैंडास की लाइब्रेरीज के थ्रू हमने उसको प्रिंट करवाया है। ठीक है, सिंपल प्लॉट डॉट हिस्ट को यूज करते हुए, जबकि अगर हम मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरी को यूज करते हैं, ठीक है, तो हमने प्लॉट डॉट हिस्ट, ठीक है, सेम वही पैटर्न होगा। अगर हम 5 बिन्स की साथ हम इसको प्रिंट करवाएं, तो सेम आपकी वही चीज आपकी हिस्टोग्राम बन जाएगा। ठीक है, हमने दोनों लाइब्रेरीज के थ्रू देख लिया हिस्टोग्राम को। अब आ जाए क्रॉस टेबल को।
क्रॉस टेबल, अगेन हम क्रॉस टेबल बनाना चाहते हैं। अब इसमें क्या है कि हमारे टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल, लोग जो इन्वेस्टर वन है उसने स्टॉक्स में इतना इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टर बी ने इतना इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टर सी ने इतनी वैल्यू जो है वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट की है। इसी तरह इन्वेस्टर ए ने बॉन्ड्स के अंदर इतनी की है, इसी तरह इन्वेस्टर ए ने रियल एस्टेट में इतनी की है। ठीक है, दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। अब इसका हम क्रॉस टेबल बनाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या है कि अगेन हम चाह रहे हैं कि 0 1 2 ना आए। ठीक है, हमें इंडेक्सेस नहीं चाहिए, हम क्या चाह रहे हैं कि 0 की जगह पे आपका स्टॉक्स आ जाए, 1 की जगह पे आपका बॉन्ड आ जाए, 2 की जगह पे आपका रियल एस्टेट आ जाए। जबकि हमें ये कॉलम भी नहीं चाहिए, तो वो सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। हम क्या करेंगे, सिंपल डाटा फ्रेम में रीनेम कर देंगे। रीनेम कर देंगे, हम कहेंगे जो इंडेक्स 0 है, ठीक है, इंडेक्स 0 जो है उसको रिप्लेस कर दे, डिक्शनरी पास करेंगे हम, इंडेक्स 0 को रिप्लेस कर दे स्टॉक के साथ, 1 को रिप्लेस कर दे बॉन्ड के साथ, और 2 को रिप्लेस कर दे रियल एस्टेट के साथ। ठीक है, हमने रीनेम कर लिया, ये हमने रीनेम कर लिया। ठीक है, अब आप देखें कि यहाँ पे 0 1 2 खत्म हो गया और यहाँ पे स्टॉक, बॉन्ड और रियल एस्टेट आ गया है। ठीक है, अब हमें क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, अब हमें इस कॉलम की जरूरत नहीं है, हम इस कॉलम को ड्रॉप कर देंगे, डीएफ डॉट ड्रॉप। ठीक है, आप इसको ड्रॉप करवा दें एक्सिस 1 पर, क्योंकि हम कॉलम को ड्रॉप करवा रहे हैं, तो हमने यहाँ पर उसको ड्रॉप करवा दिया। ठीक है, अच्छा, ये हमारा एरर आ रहा था बेसिकली, इन्वेस्टर में मैंने डबल आर डाल दिया था, जिसकी वजह से हमारा वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था और वो रन नहीं हो पा रहा था। ठीक है, अब जब मैंने इसको किया, रीनेम किया, तो अब हमारा जो इन्वेस्टर का जो कॉलम था एक, वो हमारा रीनेम हो गया, और एक जो कॉलम हम ड्रॉप करना चाह रहे थे वो ड्रॉप हो गया है। ठीक है, अब यहाँ हम देख सकते हैं कि ये हमारा कॉलम ड्रॉप है। ठीक है, अब हमारा ये इन्वेस्टर वन, इन्वेस्टर बी एंड इन्वेस्टर सी, और यहाँ पर ये हमारी वैल्यूज आ रही हैं इंडेक्सेस की, और ये हमारा बार प्लॉट है। बाद आपने उसका प्लॉट बनवा लिया। ठीक है, बार प्लॉट बन गया, और इसमें ये इन्वेस्टर ए आपको लेजर में शो हो रहा है, ब्लू से है, इन्वेस्टर बी आपका ऑरेंज को शो कर रहा है, और इन्वेस्टर सी जो है वो आपका ग्रीन से शो हो रहा है। ठीक है, अब इन्होंने जितनी जितनी इन्वेस्टमेंट की है, आप बड़े आराम से उसका एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट प्लॉट को देखें, दैट इज स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट होता है बेसिकली दो वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप को देखने के लिए हम स्कैटर प्लॉट यूज करते हैं। प्लॉट में अब हमें अगेन सबसे पहले क्या करना है, हमें अपना स्कैटर प्लॉट को अपलोड करना है। ठीक है, स्कैटर प्लॉट में हमने कौन से कॉलम्स यूज करने हैं, बी और डी को, और स्किप कौन सी रोज करनी है, 0 1 और 2 को, और शीट का नाम क्या है, हमें अपनी शीट का नेम भी देना होगा। ठीक है, हमारी शीट का नाम है स्कैटर प्लॉट। ठीक है, ये हमने सारे एट्रीब्यूट्स दे दिए अपने प्लॉट के, जिसको एक्सेल शीट को, जिसको हम इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा डाटा सेट है। ठीक है, अब इसमें क्या है, स्टूडेंट आईडी है जो कि 1 से लेके आपकी 104 तक जा रही है, उनका रीडिंग का स्कोर है और उनका राइटिंग का स्कोर है। ठीक है, स्कैटर प्लॉट हम बेसिकली तब यूज करते हैं जब हम दो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप को चेक करना चाह रहे हो। ठीक है, टू कॉन्टिन्यूस वैल्यूज। अब यहाँ पर क्या होगा, हमारे एक्स एक्सिस पर एक वेरिएबल की वैल्यू होगी, जबकि वाई एक्सिस पर हमारे सेकंड वेरिएबल की वैल्यू होगी, और दोनों कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, और जब हम उनके दरमियान में उनका रिलेशनशिप देखना चाहते हैं कि क्या एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल बढ़ रहा है, ऐसा है कि रीडिंग के स्कोर बढ़ने के साथ साथ राइटिंग भी स्टूडेंट की बेहतर हो रही है, या रीडिंग तो अच्छी हो रही है लेकिन राइटिंग उसकी बेहतर नहीं हो रही है। ठीक है, तो जब हमने इस तरह के डाटा को एनालिसिस करना हो कि एक की वजह से क्या दूसरा भी बढ़ रहा है, या दूसरा जो है वो उस प्रोपोर्शन से, उस स्ट्रेंथ से नहीं बढ़ रहा है, तो इस चीज का एनालिसिस करने के लिए हम स्कैटर प्लॉट्स को यूज करते हैं। ठीक है, अब अगर हम ये डाटा सेट देखें, तो अब इस डाटा सेट में हमारे पास क्या कुछ है, हमें सिर्फ बेसिकली दो कॉलम्स चाहिए, एक रीडिंग का कॉलम चाहिए और एक राइटिंग का कॉलम चाहिए, जबकि स्टूडेंट आईडी का कॉलम हमें नहीं चाहिए है। इन द सेम वे हमें ये इंडेक्सेस को भी खत्म करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने स्टूडेंट आईडी को कन्वर्ट कर लिया है डिक्शनरी में। ठीक है, स्टूडेंट आईडी का जो डाटा है उसको हमने कन्वर्ट करना है डिक्शनरी में। ठीक है, ये हमारे पास स्टूडेंट आईडी है जो कि 1 2 3 4 5 से स्टार्ट हो रही है, जबकि जो हमारा इंडेक्स है वो 0 1 2 3 से स्टार्ट हो रहा है। हम चाह रहे हैं कि हमारी स्टूडेंट आईडी जो है वो खत्म हो जाए, जो हमारे इंडेक्स हैं। ठीक है, जो हमारी इंडेक्स की वैल्यू है जो कि 0 1 2 3 है, वो 1 2 3 यानी स्टूडेंट की आईडी जो है वो इंडेक्स पर शो होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने स्टूडेंट आईडी को कन्वर्ट करेंगे डिक्शनरी में। ठीक है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था डिक्शनरी में एक की होती है और एक वैल्यू होती है। ठीक है, जब भी हम इंडेक्स को इंटरचेंज करना चाहें किसी कॉलम से, तो हम उसको जब डिक्शनरी में कन्वर्ट करते हैं, तो डिक्शनरी की जो वैल्यू होगी, की बात नहीं करी मैं बात करी हूं वैल्यू की, जो वैल्यू होगी वो असाइन हो जाएगी इस इंडेक्स को। ठीक है, इसलिए हम स्टूडेंट आईडी को कन्वर्ट करवा रहे हैं डिक्शनरी में। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, हम स्टूडेंट आईडी के कॉलम को कन्वर्ट करवा रहे हैं डिक्शनरी में। क्यों? क्योंकि जब हम एक इंडेक्स की वैल्यू को रिप्लेस करना चाहते हो, ठीक है, किसी दूसरी वैल्यू से, तो हम क्या करेंगे, हमने जो डाटा को डिक्शनरी में कन्वर्ट करवाया है, उस डाटा में आपको पता है एक की होगी और एक वैल्यू होगी। ठीक है,
तो हम की को नहीं लेंगे, जो वैल्यू होती है बेसिकली वो वैल्यू कहाँ चली जाती है, आपके इस इंडेक्स को रिप्लेस कर लेगी। ठीक है, अच्छा जी। अब ये होगा कैसे, हमने कहा कि डाटा फ्रेम के अंदर हमारा जो ये डाटा फ्रेम था, इस डाटा फ्रेम के अंदर जो स्टूडेंट आईडी का कॉलम है उसको कन्वर्ट कर दो किसमें, टू डिक्ट डिक्शनरी में। टू डिक्ट हमारा डिक्शनरी का एक फंक्शन था, ठीक है, जिससे क्या होता था कि आपके जो कॉलम जो सीरीज थे उसको हम कन्वर्ट करवाते थे डिक्शनरी में। ठीक है, अब हमने जब इसको एग्जीक्यूट किया, ये मैंने इसकी सारी एक्सप्लेनेशन दी हुई है फर्दर के, अगर आपके लिए थोड़ा सा जब मैं नोट्स शेयर करूंगी तो आपके लिए इजी हो जाए, इसी बात को जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है ये रिटन फॉर्म में लिखी। जब मैंने इसको डिक्शनरी में कन्वर्ट करवाया, सॉरी वो इंटरनेट कनेक्शन की वजह से एरर आ रहा था, स्टूडेंट आईडी को मैंने डिक्शनरी में कन्वर्ट करवाया, तो अब ये क्या हो गया, जो हमारी स्टूडेंट आईडी थी 1 2 3 4 5 ये तो आपकी हो गई वैल्यू बन गई डिक्शनरी में आ गई, जबकि 0 1 2 3 ये आपका इंडेक्स हो गया। ठीक है, अभी डिक्शनरी में हम इंडेक्स को यूज नहीं करते हैं, हम वैल्यू को यूज करते हैं। ठीक है, ये दिस इज द की। ठीक है, की को हम यूज नहीं करते हैं, हम वैल्यू को यूज करते हैं। ठीक है, अब ये 1 2 3 4 जो है ये वैल्यू जो हमने फेच कर ली है जो डिक्शनरी, अब हमारे पास ये आउटपुट आ चुकी है, ये डिक्शनरी आ चुकी है। अब हम क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि डीएफ डॉट रीनेम कर दो, रीनेम कर दो, जो डाटा हमारे पास आया है उसको रीनेम कर दो, किससे, इंडेक्स से। ठीक है, जो डिक्शनरी की वैल्यू है वो कहाँ आ जाए, इंडेक्स में आ जाए। ठीक है, और जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो अब आप देखें यहां पर जो आपकी इंडेक्स की वैल्यू 0 1 2 3 थी वो अब डिक्शनरी की वैल्यू से एक्सचेंज होके 1 2 3 4 बन चुकी। ठीक है, अब हमारे पास ये भी सेम डेटा है, ये भी सेम डेटा है, अब हमें स्टूडेंट आईडी की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम स्टूडेंट आईडी को ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, हम कहेंगे डीएफ डॉट ड्रॉप, ड्रॉप किस कॉलम को करें, स्टूडेंट आईडी को। स्टूडेंट आईडी कहां पर है, क्या रो है या कॉलम है, तो हम उसको एक्सिस 1 देंगे। एक्सिस 1 आपका किसको शो करता है, कॉलम्स को, और इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे कि सारी चेंजेस इसी डाटा फ्रेम के अंदर हो जाए और वो हमें रिटर्न हो जाए। अब जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो ये हमारे पास सिंपल डाटा सेट आ गया है। ठीक है, हमारे पास रीडिंग का एक कॉलम है, एक राइटिंग का कॉलम है, और ये हमारा इंडेक्स आ गया, यानी स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 स्टूडेंट 3। स्टूडेंट 1 की रीडिंग कैपेबिलिटी 273 उसका स्कोर है, जबकि उसका राइटिंग का स्कोर 216 है। इसी तरह स्टूडेंट 2 का रीडिंग का स्कोर ये है और राइटिंग का स्कोर ये है। ठीक है, अब अगर हम इस डाटा को स्कैटर प्लॉट में प्लॉट करें तो हम कैसे करेंगे, डीएफ जो हमारे पास डाटा फ्रेम था, डीएफ डॉट प्लॉट डॉट स्कैटर। ठीक है, और उसके अंदर हम एक्स एक्सिस पर जो वैल्यू रखना चाह रहे हैं वो हमने असाइन कर दी, और वाई एक्सिस पर जो वैल्यू। ठीक है, जब आप स्कैटर प्लॉट लेते हैं तो स्कैटर प्लॉट याद रखें हम हमेशा दो कॉलम्स का बनाते हैं, क्योंकि हमें इसके लिए दो वेरिएबल्स चाहिए होते हैं, एक एक्स और एक वाई। तो एक्स एक्सिस पर आपका, एक एक्सिस पर आपका रीडिंग आ जाएगा और एक एक्सिस पर आपका राइटिंग आ जाएगा। ठीक है, ये हमने स्कैटर प्लॉट हमारा ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर स्कैटर प्लॉट जो है ये कहाँ तक जा रहा है, 800 तक जा रहा है, और कहाँ से वैल्यूज शुरू हो रही हैं, 200 से शुरू हो रही हैं, और हमें डाटा का इतना ज्यादा अंदाजा नहीं हो पा रहा। फॉर एग्जांपल अगर ये स्टूडेंट है, ठीक है, ये कोई भी स्टूडेंट होगा, फॉर एग्जांपल 10th स्टूडेंट है या 11th स्टूडेंट है, ठीक है, तो उसका रीडिंग का स्कोर इतना है जबकि राइटिंग का स्कोर उसका इतना बनता है। ठीक है, तो हमें सही तरह इसको अंदाजा नहीं हो पा रहा, व्हाट इफ क्या हम इसको थोड़ा और जूम आउट कर दें, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं एक्स लिम और वाई लिम। एक्स लिम वाई लिम क्या होता है, एक्स लिम होता है कि एक्स एक्सिस की लिमिट, अभी ये लिमिट कहां से स्टार्ट हो रही है, 200 से। ठीक है, अभी ये लिमिट कहां से स्टार्ट हो रही है, 200 से, जबकि हम क्या चाह रहे हैं कि ये लिमिट हो जाए 0 से लेके 1000 तक चली जाए। अभी ये इसकी लिमिट है 200 से 800, अब हमने इसकी लिमिट को बढ़ा दी है 0 से 1000 कर दिया है। इसी तरह वाई एक्सिस की कर दी है, तो अब ये हमारे पास डाटा थोड़ा सा जूम आउट हो गया है। ठीक है, यानी हमें सही तरह से पता चल रहा है कि हमारा डाटा कहाँ पे स्कैटरली प्लॉट हुआ हुआ है। ठीक है, कि हमारे एक्स एक्सिस जो हमारा स्टूडेंट है उसकी रीडिंग का स्कोर क्या है और राइटिंग का स्कोर क्या है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इसका साइज चेंज करना चाहूँ, मैं कहूँ कि ये जो है ये जो हमने ये एरिया लिया है, ये एरिया का मैं हाइट चेंज करना चाहूँ या विड्थ चेंज करना चाहूँ तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए अगेन हमें मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरी यूज करनी होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी जो है वो आपको ज्यादा इंडिपेंडेंट कर देता है और आपको ज्यादा फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, सेम पाई प्लॉट की तरह हम यहाँ पे फिग और एक्स दो ऑब्जेक्ट्स लेंगे, फिग फिगर का ऑब्जेक्ट है, एक्स जो है वो एक्सिस का ऑब्जेक्ट है, और हमने सब प्लॉट ड्रॉ किया, प्लॉट डॉट सब प्लॉट। ठीक है, और हमने यहाँ पे फिगर साइज, अब आप फिगर साइज दे दें कि आपको कितना बड़ा बॉक्स चाहिए जिसके अंदर आपका प्लॉट हुआ हो, तो हमें 12 इंचेस वाइड चाहिए और 6 इंचेस टॉल चाहिए, यानी मैं चाह रही हूँ कि 6 इंचेस टॉल हो और उसकी चौड़ाई जो है विड्थ जो है वो वाइड कितना हो, वो 12 इंचेस हो। ठीक है, और अगेन एक्सिस डॉट स्कैटर पे हमें रीडिंग हम डिफाइन कर देंगे एक्स एक्सिस पर, और राइटिंग हम डिफाइन कर देंगे वाई एक्सिस पर, और प्लॉट डॉट शो को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास ये प्लॉट आ गया। ठीक है, इसी तरह से अभी हमने साइज बढ़ा दिया है, 6 इंचेस कर दिया है, 12 इंचेस इसकी वो कर दी है, विड्थ कर दी है। अब हम इसको मजीद बढ़ाना चाहें तो मजीद बढ़ा सकते हैं, कम करना चाहें मजीद कम कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट यू कैन चेंज इट। ठीक है, इसी तरह से अभी ये 200 है इसकी लिमिट, ठीक है, 200 से 800 जा रहा है, हम क्या करते हैं, हम इसको 0 से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब यही चीज आपकी जूम आउट हो जाएगी। ठीक है, और इसमें एक एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी आप यूज कर सकते हैं, ग्रिड। ठीक है, कि बैकग्राउंड पर एक्सिस डॉट ग्रिड के बैकग्राउंड पर आपका ग्रिड बना हुआ आ जाए।
ठीक है। तो ये आपका प्लॉट है, स्कैटर प्लॉट। ठीक है, रीडिंग एंड राइटिंग का एक स्टूडेंट के डाटा का स्कैटर प्लॉट है। ठीक है, जिसमें आपने एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड कर ली, आप इसको जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा आप कौन से फीचर यूज कर सकते हैं, आप इसके प्लॉट का साइज बड़ा और छोटा कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें बैकग्राउंड पर ग्रिड जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और ये सब जो फंक्शनैलिटी है वो आप मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरी अगर यूज करेंगे तो उसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो हमने कल के लेक्चर में जो प्री प्रोसेसिंग की थी डाटा की, जबकि आज के लेक्चर में हमने देखा कि हम उस डाटा को किस तरह से ग्राफ की फॉर्म में या चार्ट की फॉर्म में हम उनको शो कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।